गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट थ्री में हमने जाना था पास्ट के सारे सेंटेंसेस देखे थे हमने। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस हमने जाने थे, उनके फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस चेंजेस किए थे। टुडे वी शैल रीड सिंपल फ्यूचर, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस। देखिए आप फर्स्ट हम जानते हैं कि फार्मूलाज देख लेते हैं हम पहले। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव फार्मूला है ये पीवी। नेक्स्ट विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी जैसा कि मैंने आपको WHS में हमने हु वाले सेंटेंसेस बनाना सीखे थे, मैं आपको हु वाले सेंटेंसेस ऊपर लिख रहा हूँ। हु प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी होगा बाय होम प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WHS में जैसा कि मैंने बताया आपको हु के सेंटेंसेस हैं, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में चेंज करना। हु के अकॉर्डिंग यहाँ बाय हूँ, फिर विल शैल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड। ये तो थे सिंपल फ्यूचर के सारे फार्मूलाज, एक्टिव से पैसिव की तरह से बनाते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। देखिए Ram will teach me English. She will not buy vegetables from market tomorrow. Next sentence, will you call me the next day? Who will read Gita? Why will you prepare tea for guests? देखिए
ये सारे सेंटेंसेस दिए मैंने आपको। तो सेंटेंसेस ये सारे एक्टिव के सेंटेंस हैं सिंपल फ्यूचर्स के। अब इन्हें हमें पैसे में चेंजेस करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, यहाँ फर्स्ट आ जाएगा आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाय राम। नेक्स्ट चेंज होगा वेजिटेबल्स will not be bought from market tomorrow by her। नेक्स्ट सेंटेंस चेंज होगा shall I be called the next day by you। नेक्स्ट होगा by whom will गीता be read क्वेश्चन मार्क। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है WH में, जैसा कि मैंने बताया आपको, हु का ही बाय हुम चेंज होता है, अदरवाइज जितने भी WH सारे सेंटेंसेस होते हैं वो एज इट इज़ ही चेंज, मतलब एज इट इज़ ही वो वर्ड रहता है, ना कि कोई चेंजेस होता है उसके अंदर। जैसे वाई है तो यहाँ वाई का वाई ही रहेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा विल, फिर ऑब्जेक्ट है टी, फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर गेस्ट बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि WH में ओनली हु जैसा WH वर्ड होता है जिसका बाय हुम चेंज होता है और हुम का हु चेंज होता है। अदरवाइज जितने भी दूसरे सारे जितने भी WH वाले सेंटेंस होंगे वो एज इट इज़ ही रहते हैं। जैसा कि मैंने देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, वाई का वाई ही लिखा है हुआ यहाँ पे। तो ये थे सारे सेंटेंस आपके सिंपल फ्यूचर्स के एक्टिव के सेंटेंस थे जिसे हमने पैसे में चेंजेस किया। जैसा कि आपको सारे सेंटेंसेस फार्मूला क्या करूँ समझ में आए होंगे, और आगे भी इसके जो आपके एग्जांपल हैं, जो सेंटेंस जो बुक्स में होते हैं, बुक्स में देखिए आप इस तरह के सेंटेंस में आप पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या करिए आप सेंटेंसेस वन बाय वन से चेंजेस करिए आप, ठीक है। एक और चीज़ बात का ध्यान रखना, जैसा आपके अंदर एक मतलब बार बार कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है कि कुछ अदर वर्ड जो होते हैं, अदर वर्ड हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट के लास्ट में, जैसा कोई पूछता है लास्ट में लिखना है पहले लिखना आ जाता है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। इससे पहले चाहे अदर वर्ड्स कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे टुमारो वर्ड है, द नेक्स्ट डे है, ये हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट के पहले ही यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड। जैसा कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है। फर्स्ट में देखिए आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाय राम, पैसे चेंज किया। नेक्स्ट में वेजिटेबल विल नॉट बी बॉट फ्रॉम मार्केट टुमारो बाय हर। फिर नेक्स्ट में शैल आई बी कॉल्ड द नेक्स्ट डे बाय टू यू। नेक्स्ट है बाय होम विल गीता बी रीड। और लास्ट सेंटेंस है हमारा वाई विल टी बी प्रिपेयर्ड फॉर गेस्ट बाय यू। ये थे सारे सिंपल फ्यूचर्स के सेंटेंस, एक्टिव को हमने पैसे में चेंजेस किया। बाकी जो नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव में चेंजेस नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब बची बात, अब हमें नेक्स्ट में जो हमें टॉपिक पढ़ना वो है फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस। ये जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। तो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप 12th में आएंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स इसी से रिलेटेड होंगे कि मोल कंसेप्ट से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोल कंसेप्ट की सोच क्यों हुई, मोल अवधारणा क्यों हुई, ये मैंने आपको बताया था कि
जब कणों की संख्या क्या होती, ज़्यादा होती, तो उसको हम एक ऐसी छोटी या किसी ऐसे मात्रक के रूप में लिखे कि हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मोल क्या है। कार्बन जो होता है आइसोटोप, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन जो आइसोटोप है वो कौन सा आइसोटोप, 12, उसके 12 ग्राम में जितने कण होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23। फिर हर में देखा गया कि किसी भी पदार्थ का ग्राम परमाणु भार लो, ग्राम परमाणु भार लो, कुछ भी लो, या उसका एनटीपी पर आयतन लो, ग्राम आयतन लो, तो 22.4। तो सब में जो कणों की संख्या होती है वो 1 मोल के बराबर होती है कोई से भी सब्सटेंस में। तो ये इसको क्या हो गया, इजीली इसको हम आवोगाद्रा नंबर बोलते हैं। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया था कि मोल अवधारणा से क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोल और मोलर मास में क्या रिलेशन है, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल, ये पढ़ा था, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये मोल, ये गिवन मास और ये मोलर मास। फिर मैंने बताया था एटॉमिक नंबर निकालना है तो n इंटू आवोगाद्रा नंबर से, इसके भी मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दिए। तीसरा है रिलेशन गैस का आयतन व आवोगाद्रा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस और आवोगाद्रा नंबर में क्या रिलेशन है। जो गैस का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल होती है, 22.4/n है, यानी V बराबर 22.4/n है। तो किसी भी गैस का हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 22.4 में हम क्या कर दें, उसके आवोगाद्रा का क्या कर दें, नंबर का हम उसमें भाग लगा दें, तो हम किसी भी गैस का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये था इम्पोर्टेंट आपके मोल कंसेप्ट। अब मैं इसको आपको एक छोटी वे में आपके कि मोल कंसेप्ट से हम इसका यूज़ क्या है, इसको मैं एक शॉर्ट आपको एक डायग्राम है आपके बुक में, वो डायग्राम बना के बता रही हूँ कि वो याद कर लोगे आप तो इजीली आप क्या बना सकते हो। ये फॉर एग्जांपल मोल, ये मोल है। अगर मोल में क्या जोड़ें, डिवाइडेड बाय हम किससे करें, 22.4 लीटर से, तो गैस का क्या आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा गैस का आयतन, हिंदी में लिख देती हूँ, इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का 1 लीटर का आयतन, गैस का आयतन या वॉल्यूम लीटर में, यानी हम क्या कर दें, अभी हमने पढ़ा है कि मोल में हम क्या कर दें, 22.4 को हम डिवाइडेड कर दें एनटीपी पर, तो क्या आ जाता है, एक गैस लीटर का क्या आ जाएगा, गैस का लीटर में क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम इसको गैस के वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 22.4 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, मोल आ जाते हैं। बिल्कुल इजी, मोल दे रखा है, ठीक है, मोल दे रखा है, तो कैसे निकालना है, गैस के अगर वॉल्यूम दे रखा है और उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल आ जाता है। मोल दे रखे हैं और उसको 22.4 से डिवाइडेड कर दो तो क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम आ जाता है इन लीटर में। अब देखिए आपको अगर मोल दे रखा है और उसको मोलर मास से यानी कि अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो तो पदार्थ का क्या आ जाता है, भार आ जाता है ग्राम में। अगर इसको
भाग कर दो तो क्या आ जाता है, पदार्थ का भार दे रखा है और उसको अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, मोल आ जाता है। ये हमने पढ़ा अभी, पदार्थ का भार भाजक किससे कर दो, अणुभार, तो क्या आ जाता है, मोल आ जाता है। और पदार्थ का भार इंटू अणुभार कर दो तो भी क्या आ जाता है, मोल आ जाता है। ये हमने अभी डिस्कस किया है। इसका मतलब आप इजीली बता सकते हो कि आपको पदार्थ का भार दे रखा है, ठीक है, और उसका अणुभार से अगर उसको भाग कर दो तो मोल निकलता है, और पदार्थ के भाग को अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, मोल को अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलता है, पदार्थ का भार। ये देखिए इजी, n बराबर m इंटू एम, पदार्थ का क्या दे रखा है, भार दे रखा है और अणुभार से मल्टीप्लाई किया तो मोल निकला। और अगर अणुभार को पदार्थ के भार से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या निकल जाता है, मोल निकल जाता है, यानी कि m इंटू एम, तो क्या हो जाएगा, मोल निकल जाएगा। बिल्कुल इजी है। पदार्थ का भार दे रखा है और उसको अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू क्या आ जाएगा, मोल इंटू अणुभार, n इंटू एम, तो क्या आ जाएगा, पदार्थ का भार। बिल्कुल इजी। तो हम किसी भी मोल कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे इस शॉर्ट चार्ट से हम क्या बना सकते हैं, किसी भी पदार्थ के मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में। बिल्कुल इजी। मोल को 22.4 से डिवाइड कर दो तो मोल के गैस का क्या आ जाएगा, आयतन। मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो गैस के आयतन को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मोल। इधर देखो, मोल को किससे करो, अवोगाद्रो कणों की संख्या से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगी, कणों की संख्या। बिल्कुल इजी, हम पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया कि मोल, जितने अगर मोल दे रखे हैं और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता, कणों की संख्या। और अगर अवोगाद्रो संख्या से उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें कणों की संख्या को, तो क्या आ जाता है, भार। ये भी हमने रिलेशन अभी निकाला, n बराबर n इंटू एन ए, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो n इंटू एन ए बराबर मोल, और एन ए कणों की संख्या दे रखी है और उसको किससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है, एन ए से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है, मोल आ जाता है, यानी कि n अपॉन एन ए, तो क्या आ जाएगा, मोल। बिल्कुल क्लियर। अवोगाद्रो संख्या से उसको डिवाइडेड कर दो परमाणुओं की संख्या से तो मोल आ जाएंगे, और मोल को अवोगाद्रो की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएंगे, एटम, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो इस चार्ट से हम, एक बार मैं आपको ये चार्ट वापस रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको मोल दे रखा है, ठीक है, मोल दे रखा है तो उसको किससे, अणुभार से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो मोल इंटू अणुभार, तो पदार्थ का क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। और अगर पदार्थ का भार दे रखा है तो अणुभार से उसको क्या कर दो, डिवाइडेड कर दो तो क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। क्लियर। मोल दे रखा है, उसको 22.4 से डिवाइडेड कर दो एनटीपी पर तो क्या आ जाएगा, किसी भी गैस का लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा, और गैस का वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएंगे, मोल। आपको मोल दे रखे हैं और अगर अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं तो अवोगाद्रो संख्या से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएंगे, आपके मोल आ जाएंगे। इस छोटे से चार्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को हम या किसी भी टर्म को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ये मोल अवधारणा के आपके सवाल हैं, और ये मैंने सवाल आपको बताए थे बहुत सारे, कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए जैसे 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। अभी आपको मैंने अभी पहले 4.4 का बताया, 2.2 ग्राम CO2 में, 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या दे रखा है, पदार्थ का भार दे रखा है, अणुभार पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं हम, बस इजी बिल्कुल।
पदार्थ का भार कितना 2.2 और अणुभार कितना है 44। तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, मोलों की संख्या निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा आपके 0.0005, ये हो जाएगा आपके 0.005 इजी। तो हम किसी भी मोल कंसेप्ट से हम किसी भी पदार्थ का अणुभार, ग्राम अणुभार बता सकते हैं, ग्राम परमाणु भार बता सकते हैं, मोलों में कणों की संख्या बता सकते हैं, और हम किसी भी एक टर्म को दूसरे टर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम आपके में एग्ज़ाम में एग्ज़ाम बुक में बहुत सारे सवाल हैं, आप करना। जैसे अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके, वो होगा प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ घर पे करने के लिए आपको न्यूमेरिकल दे रही हूँ, वो करना आप। फर्स्ट है 32 ग्राम मेथेनॉल में नंबर ऑफ मोल निकालने, मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 32 ग्राम मेथेनॉल में कितने मोल होंगे। ठीक है, 4.4 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। 0.5 मोल H2O में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। 32 ग्राम मेथेनॉल में नंबर ऑफ मोल, 4.4 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल, 0.4 मोल H2O में नंबर ऑफ एटम, कणों की संख्या कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे आपके द्रव्यमान प्रतिशत संघटन है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद सांद्रता की यूनिट्स है, मोलरता, नॉर्मलता, वो हम डिस्कस करेंगे। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है C12H22O11, सेकेंड C6H12O6, ये सुक्रोज का है, ये आपके ग्लूकोज का है फॉर्मूला। इसके अलावा KNO3 दे रही हूँ मैं आपको, और K2SO4, फिफ्थ H2O, 6 CO2, 7 CH4, इनके सबको आपको क्या निकालने हैं, मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। तो 32 ग्राम में मेथेनॉल में आप निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, N बराबर M/E। पहले इसका आप मोलर मास निकाल देना, और गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसमें भी गिवन मास अपॉन CO2 का मोलर मास। इसको 0.5 को आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अवोगाद्रो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बाकी सबको आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में काइनेमेटिक इक्वेशन हमने 3 इक्वेशन है जिसको हमको डिराइव करना है, जिसमें से एक इक्वेशन हमने डिराइव की थी, पर हम स्टार्ट से वापस स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
वो मूव कर रहा है और जो उसकी मूव करने की यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जब टाइम कितना है 0, जब टाइम कितना है t1 और t1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तब वो जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है u है। ठीक है, अब टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया t2, टाइम कितना हो गया t2, तब हमने इसको देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है v है। तो u से जब उसकी वेलोसिटी v हुई तो u से v होने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना किया, x, कितना कवर किया, x डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और जब उसको वेलोसिटी u से v होने में जो टोटल टाइम जो लगा वो कितना लगा, t, यानी t क्या है, टाइम पीरियड है, यानी t1 माइनस यानी t2 माइनस t1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, u से v हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा और डिस्प्लेसमेंट को हमने s ले लिया, क्या ले लिया, s ले लिया। तो अब हमारे पास गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी है, तो गिवन क्वांटिटीज है हमारे पास u, और u इज इक्वल टू क्या है, तो u इज इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है s, और s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। t क्या है, तो t है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई क्वांटिटीज बाकी हो तो ठीक है देख लेंगे। तो ये 5 क्वांटिटीज हमको इसके अंदर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी पहले कितनी थी, तो पहले जो इसकी वेलोसिटी थी u थी, और बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस हुए वो कितने हुए, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुए v माइनस u, और v माइनस u इज डिवाइड बाय, और टाइम कितना लगा t, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया a। ठीक है, तो v माइनस u किया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो वेलोसिटी चेंज हुई u से v हुई, कितनी हुई, u से v हुई, तो कितना करेंगे, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो v माइनस u, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, और इनिशियल वेलोसिटी की है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम जानते हैं u को इधर ट्रांसफर करेंगे, जो माइनस का वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा, वो t को ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जैसे कि v इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस 80, क्या बन गया, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपको पूछा जाए कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर दी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी u है और फाइनल कितनी v है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो एवरेज के लिए क्या है, टोटल वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ओपन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस हमको नहीं पता है, हमको वेलोसिटी पता है यहाँ से यहाँ की u और v, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमने देखा u प्लस v डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल कितनी है v है, तो डिवाइड बाय u प्लस v कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो v एवरेज की वैल्यू आ गई, ये आ गई v एवरेज कितनी आ गई, u प्लस v डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगा वो टाइम क्या है, तो टाइम यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना t, और डिस्प्लेसमेंट कितना है s है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, v मल्टीप्लाई t, और v कौन सा होगा, तो v जो है यहाँ पर कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट s
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी है v एवरेज, और v एवरेज कितना u प्लस v डिवाइड बाय 2, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो टाइम कितना लगा, तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगा t, तो टाइम कितना लगा t। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी ये आ गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो हमको यहाँ पर निकालनी है सेकेंड इक्वेशन। क्या निकालनी है हमको, सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं u का u प्लस v है डिवाइड बाई 2 है, और मल्टीप्लाई में क्या t है, t का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया ut प्लस vt डिवाइड बाई 2। क्या मिल गई हमको इक्वेशन, ut प्लस vt डिवाइड बाई 2। अब इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो v क्या है, तो v क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है कि v इज इक्वल टू क्या है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, तो हमने पुट कर दी। वो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है वो किस में पुट कर दी, हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दी। तो सेकेंड में जब v की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से लेके, इक्वेशन फर्स्ट में जो v की वैल्यू दे रही है वो इक्वेशन सेकेंड में v की जगह पुट करेंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा, तो जो रिलेशन हमको मिलेगा वो रिलेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू ut एज इट इज आ गया, ut प्लस का प्लस एज इट इज आ गया, और v की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो v की जगह हमने पुट कर दिया u प्लस at। क्या पुट कर दिया, u प्लस at, और यहाँ पर t का t एज इट इज आ गया, डिवाइड बाई क्या है, तो डिवाइड बाई 2 है, 2 कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको सोल्व किया तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u का मल्टीप्लाई t के साथ हो जाएगा, तो ut एज इट इज है इसी हमारे पास, प्लस यहाँ से क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, ut प्लस ये ut आ गया, प्लस ये at का मल्टीप्लाई t के साथ क्या हो गया था, तो ये हो गया at स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया, 2 आ गया, डिवाइड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर ut प्लस at स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ut प्लस ut, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut, और ब्रैकेट खोला तो ये भी क्या ut, तो ut प्लस ut कितना हो गया, 2ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है 2ut प्लस at का स्क्वायर है, तो अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। जैसे कि हमने लिखा s इज इक्वल टू 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2, तो इसका 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको जो s की वैल्यू मिली, s की वैल्यू क्या मिली, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या मिली, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी मोशन की, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या आ गई, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर लिख देते हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, और जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन कितनी है, तो वो है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमको निकालनी है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या निकालनी है हमको, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन के लिए हमको निकालना है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास u प्लस v डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई क्या है, t है, क्या है, t। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है u प्लस v डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में t, मल्टीप्लाई में क्या है, t। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइड बाई 2।
ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। तो राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, हम इसको साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी आई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन आई थी v इज इक्वल टू कौन सी आई थी, u, फर्स्ट कौन सी आई थी v इज इक्वल टू, ठीक है, u प्लस 80, और सेकंड जो आई थी हमारी वो कौन सी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ से अगर वेलोसिटी कितनी है u है और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v है, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो s इज इक्वल, एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, v माइनस u डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, v प्लस u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बचेगा एस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन गया 2as, और इधर से क्या बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा। अगर हम इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है u प्लस वी, और u प्लस वी की जो वैल्यू है हमने जो डेरिवेशन अभी सोल्व किया था उसमें हमने रब कर दिया, वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमको पुट करना है। तो कितना हो गया u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v माइनस यू डिवाइड बाई 2। हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो जो बन जाएगा वो क्या है, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारी वैल्यू मिलेगी हमको वो कितनी मिलेगी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है। सेकंड इक्वेशन हमने कैलकुलेट की कौन सी की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है। और ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, वो थर्ड इक्वेशन कौन सी है, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2as, कितना आ जाएगा 2as। ये फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक है। तो ये मोशन की 3 इक्वेशन आ गए, क्या आ गए, मोशन की 3 इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पर जो हमको क्वांटिटीज गिवन है वो कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, u गिवन है, a गिवन है और t गिवन है। यहाँ पर जो हमको क्वांटिटीज गिवन है वो कौन कौन सी गिवन है, तो u गिवन है और यहाँ पर t भी गिवन है और a गिवन है हमको, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। v पर क्या है, वेलोसिटी, s पर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर हम भी क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कि अगर कोई भी क्वांटिटी 3 क्वांटिटीज हमको गिवन है तो हम 4 क्वांटिटीज यहाँ पर डिराइव इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 इक्वेशन है और इन्हीं 3 इक्वेशन को आपको याद रखना है, इन 3 इक्वेशन को आपको याद रखना है। कहीं भी आपको डिराइव करने के लिए नहीं बोला जाएगा, बस आपको इन 3 इक्वेशनों को याद रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो कौन सी, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, और जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वो कौन सी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये मोशन की 3 इक्वेशन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब हमको देखना है साइन कन्वेंशन, क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब कि क्या होता है कि जैसे जब 2 क्वांटिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हम उसकी साइन और उसके डायरेक्शन को कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो वही डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करनी है, तो जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपको पता हो तो हम सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे और आपको
लगता भी होगा बहुत सारे हो गए यहाँ पे सेल ऑर्गेनल, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सेल से रिलेटेड। और जितने भी सेल ऑर्गेनल आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, एक बात ध्यान रखना, जितना भी आपने यहाँ पे पढ़ा है उसको याद रखना जरूरी है। क्यों? जैसे आप 12th क्लास में आ जाते हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, प्लास्टिक पढ़ लिया, लेकिन 12th में तो कहीं आने वाला ही नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है, जब आप डाइजेशन पढ़ोगे, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, तब माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र वहाँ पे जरूर आएगा। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वहाँ पे आता है कि जैसे एनर्जी सप्लाई करता है या फिर एटीपी फॉर्मेशन करता है वगैरह कुछ भी आएगा, तो वहाँ पे सीधे आपको बता दिया जाएगा कि एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद है तो ईजिली आपको वो कंटेंट याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि आपने यूँ समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले उस ईंट के बारे में आपको जरूर पता, और ईंट के बारे में जरूर पता था, आप सारी ईंट इकट्ठी करके एक बिल्डिंग बना सकते हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है आप यहाँ से बेस क्लियर कर रहे हो। क्या क्लियर कर रहे हो? बेस क्लियर कर रहे हो। और बेस क्लियर कर रहे हो इसका मतलब आपको आगे आने वाली सारी चीजें इजीली याद हो जाएगी। या यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपको 1 गिलास पानी पीना है और उसमें से सिर्फ आपको आधा गिलास मिल गया और आधा गिलास आपने पी लिया, और इसके बाद आपको आगे जाके सिर्फ 1 गिलास पानी मिला या आधा मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आधा ही मिला वहाँ पे। लेकिन आपको पीना 1 ही गिलास था, आधा पहले से पी रखा था, आधा ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? पी जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पीने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आपको ध्यान रखना आप बेस क्लियर कर रहे हो, बेस क्लियर करना ही आपका मेन मोटो होता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले सेल ऑर्गेनल के अंदर, तो मेनली जो पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें रह गई थी या फिर जो इंपॉर्टेंट है, रह तो नहीं गई, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो बताना जरूरी है, जो मेनली आपके बनता है। जैसे प्लास्टिक की अगर अपन बात करें तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ रहे थे उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, लेकिन आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है जिसपे क्वेश्चन मेनली बनता है। एक तो लाइट रिएक्शन, इसके बारे में हमने देख लिया था वैसे, लेकिन मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। लाइट रिएक्शन, एक है आपकी डार्क रिएक्शन। ये दोनों जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट डू मीन बाय डार्क एंड व्हाट डू मीन बाय लाइट रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन इसका मतलब रात को होती है, ठीक है, और लाइट का मतलब क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, इसलिए मन से कोई डेफिनेशन बनानी नहीं है। फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे मैं आपको समझा दूंगा, और आपके पास वैसे भी बुक अवेलेबल है, आप देख भी सकते हो। लेकिन जब आपका वो चैप्टर आएगा आपको इजीली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लोगे व्हाट डू मीन बाय डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होती कहाँ पे? सबसे मेन चीज़ वही होती है। तो आपको ध्यान रखना है लाइट रिएक्शन होगी आपके थाइलेकोइड्स में। कहाँ पे होगी? थाइलेकोइड में या थैलेकोइड्स में। और थैलेकोइड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? आपके स्ट्रोमा में। दोनों पार्ट आप जानते हो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड के अंदर। तो स्ट्रोमा के अंदर होगी आपके हमेशा डार्क रिएक्शन, और आपके जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा किस में होगी? थाइलेकोइड्स के अंदर होगी। वाई थाइलेकोइड्स? यूँ पूछ ले आपको कोई कि भाई लाइट रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन थाइलेकोइड्स, तो वाई? आपको अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है थाइलेकोइड्स के अंदर ही आपके क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल या पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्ट्रोमा के अंदर पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है और इसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। लेकिन डार्क रिएक्शन में भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो डार्क रिएक्शन के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूबिस्को, यानी रूबिलस बायफॉस्फेट भी कहा जाता है उसको। और रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो आज का सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल होगा वो है सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला, इनके बारे में आपने सुना भी होगा पहले, और कभी कभी बहुत बार जिक्र भी आया होगा। और सिलिया और फ्लैजिला, जैसे हमने बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट था, उसके बारे में हमने देखा था। आज देखने वाला है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो फंक्शन क्या करता है और कितने टाइप के होते हैं। तो आज जो हमारा जो सेल ऑर्गेनल है नेक्स्ट वो है आपका सिलिया एंड फ्लैजिला। अब आपको ध्यान रखना है सिलिया और फ्लैजिला जो होते हैं इन दोनों में यूँ कह सकते हो रात दिन का फर्क होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। मतलब आप सिलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लो तो वही फ्लैजिला के अंदर लिख सकते हो, और फ्लैजिला का पढ़ लो तो वही आप सिलिया के अंदर भी लिख सकते हो। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन इनके फंक्शंस, इनका शेप, इनका साइज, इनका बीटिंग स्टाइल जो होता है, या टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करें या टाइप्स की बात करें, वो क्या होते हैं? दोनों के डिफरेंट होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना सिलिया और फ्लैजिला। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे ताकि आप इजीली इसको समझ सको। तो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिलिया, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे फ्लैजिला। एक हो जाएगा आपका फ्लैजिला, दूसरा हो जाएगा सिलिया। ये हो गया आपका फ्लैजिला। तो फर्स्ट एंड सेकंड इंटरनल स्ट्रक्चर इन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं साइज। अकॉर्डिंग टू साइज इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आपका जो सिलिया होता है अकॉर्डिंग टू साइज ये क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं।
अब स्मॉलर होते हैं तो किस स्मॉलर होते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम सिलिया और फ्लैजिला का, तो फ्लैजिला के कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। और इनकी साइज़ की अगर अपन बात करें तो 5 to 10 माइक्रोमीटर इनकी क्या होती है, साइज होती है। इसके बाद इसकी बात करें फ्लैजिला की, तो देन कंपैरिजन टू सिलिया, ये स्मॉलर होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये लॉन्गर हो जाएंगे। लॉन्गर मतलब ये लंबे होते हैं। और कितनी साइज हो सकती है इसकी, 150 माइक्रोमीटर इसकी साइज हो सकती है। इसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट, यानी ये साइज होगी। सेकंड पॉइंट पे कंपैरिजन करें तो वो है इसका नंबर की अगर अपन बात करें तो नंबर भी क्या करते हैं, वेरीज करते हैं। सिलिया जो होते हैं इनका नंबर जो होता है वो क्या होता है, न्यूमेरस। अब न्यूमेरस क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। और जो आपके फ्लैजिला होते हैं इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है 1 to few। नंबर क्या होगा, 1 to few, या तो 1 होगा या फिर 1 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। 1 to few लिख देंगे हम। तो नंबर क्या हो गए, सिलिया जो होते हैं वो न्यूमेरस होते हैं और ये 1 to few होते हैं। अब न्यूमेरस होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे कोई सेल वगैरह आपने देखी हो और कभी सिलिया के बारे में जिक्र देखा हो आपने, तो सेल के ऊपर जैसे यूँ समझ लीजिए कोई सेल है, जैसे हमने कोई सेल बना ली, तो सिलिया कैसे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता और ये प्रोजेक्टेड होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और फ्लैजिला की बात करें तो आपने क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखा था, मैंने आपको बताया था ड्रॉप लाइक होता है। जैसे समझ लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास है आपके, और वाटर ड्रॉप लाइक क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा बना हुआ था, हमने बनाया था। तो वाटर ड्रॉप लाइक हो गया। और इस स्ट्रक्चर पे हमने देखा था यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। और हमने देखा था यहाँ पे 2 ही प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में 1 देखा था हमने। तो वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है कि इसके नंबर भी वेरी करते हो। लेकिन ये है क्या, लॉन्गर दिख रहा है हमको और 2 ही है। और यहाँ पे क्या मैक्सिमम है। सिलिया क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके सर के ऊपर बाल है उसी टाइप सिलिया होते हैं। जबकि फ्लैजिला जो होता है वो मेनली 2 होते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह में भी देखा होगा एंटीना जो होते हैं उस टाइप होता है आपका फ्लैजिला। और उसके नंबर ज़्यादा नहीं होते, 1 to few होते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें थर्ड पॉइंट जो होगा इसका डिस्कस का, वो होगा लोकेशन। तो लोकेशन की बात करें तो आपके जो सिलिया होते हैं वो जहां भी प्रेजेंट हो, मतलब उस सेल के अंदर अगर सिलिया प्रेजेंट है तो ऑल ओवर द सरफेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑल ओवर द सरफेस, ऑल ओवर द सरफेस, मतलब पूरी सरफेस के ऊपर आपके क्या होंगे, ये सिलिया प्रेजेंट होंगे। जबकि आपका जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, और ये क्या होता है, एंटीरियर साइड ही प्रेजेंट होता है। मतलब कोई भी सेल हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, उसके एंटीरियर साइड ही प्रेजेंट होगा, ऑन दी एंटीरियर साइड। मतलब हमेशा क्या होगा, एंटीरियर साइड पे ही प्रेजेंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें हम बीटिंग की, बीटिंग क्या होता है, तो ये कैसे मूवमेंट करते हैं, तो उसमें बीटिंग आ जाता है, ये वाइब्रेट कैसे करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनका एक मूवमेंट भी होता है और एक बीटिंग टाइप भी होता है। तो अगर अपन बीटिंग की बात करें तो इनकी जो बीटिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, या तो सिंक्रोनस होगी, सिंक्रोनस, या फिर हो जाएगी मेटाक्रोनस। कैसे हो जाएगी, मेटाक्रोनस। अब ये है क्या, सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस। तो अगर आपका जो सिलिया है वो ट्रांसवर्सली क्या करता है, बीट करता है, मतलब ट्रांसवर्सली क्या करेगा, ये बीट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस। और मेटाक्रोनस किसको कहेंगे, जो लॉन्जिट्यूडनली बीटिंग करेगा। बीटिंग का मतलब आप जानते हो, जैसे आपका हार्ट बीट करता है, धड़कता है कहते हैं हम एक प्रकार से, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है। तो सिंक्रोनस क्या होगा सिलिया के अंदर, तो किस टाइप से बीटिंग करेगा, ये ट्रांसवर्सली बीटिंग करेगा। और अगर मेटाक्रोनसली बीटिंग कर रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो दिखेगा कैसा हमको, लॉन्जिट्यूडनल बीटिंग करता हुआ दिखेगा। तो आपको बीटिंग में ध्यान रखना है क्या होगा, अगर ये सिंक्रोनस है या मेटाक्रोनस है, 2 टाइप से बीट कर सकता है सिलिया। इसके बाद हम बात करें किसकी, तो ये है आपका फ्लैजिला। और फ्लैजिला की अगर अपन बात करें तो इसकी जो बीटिंग होती है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई सिंक्रोनस या मेटाक्रोनस हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंटली ये क्या करेगा, बीटिंग कर सकता है। इसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बीटिंग के बाद, या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही हमेशा पूछा भी जाता है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो सिलिया और फ्लैजिला के अंदर 2 टाइप का, अलग अलग टाइप का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो जो आपके सिलिया होते हैं उनके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, तो वो मूवमेंट करते हैं, जो सिलिया होता है वो रोविंग मूवमेंट करता है, रोविंग मूवमेंट। अब ये रोविंग मूवमेंट क्या होता है, तो रोविंग मूवमेंट उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है, क्या होगा, 1 पावर स्ट्रोक and other is stroke, 1 power stroke and 1
रिकवरी स्ट्रोक। अब ये होता क्या है वो भी समझाऊंगा मैं आपको, पहले देख लेते हैं हम 1 पावर स्ट्रोक एंड 1 रिकवरी स्ट्रोक। और दूसरा जो मूवमेंट है, मतलब टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें, ये सिलिया के अंदर हो गया रोविंग मूवमेंट, और फ्लैजिला की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, अंडुलेटिंग। और अंडुलेटिंग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वेव लाइक मूवमेंट। क्या हो जाएगा, वेव लाइक मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको, वेव लाइक मूवमेंट। अब ये वेव लाइक मूवमेंट क्या होता है, तो उसको देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ वेव लाइक मूवमेंट क्या होगा। तो जैसे आपका अगर फ्लैजिला क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट कैसे करेगा, वो कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेव लाइक मूवमेंट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ये वेव लाइक मूवमेंट कहलाती है, क्योंकि मतलब फ्लैजिला समझ लीजिए एक रोप है आपके पास या रस्सी है, उसको आपने यूँ वाइब्रेट किया, तो जो हिस्सा आप पकड़ रहे हो इसके बाद जो वाइब्रेट करोगे अंदर क्या होगी, वेव्स क्रिएट होगी। वैसे वैसे आपका जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट करता है, मतलब कैसे करेगा, यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट होगी उसके अंदर, और ये कैसी होगी, वेव लाइक होगी। तो वेव लाइक ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद रोविंग मूवमेंट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा पूछा भी जाता है। इसमें क्या होगा, 1 पावर स्ट्रोक और 1 क्या होगा, रिकवरी स्ट्रोक होगा। 1 पावर स्ट्रोक होगा और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक होगा। तो 1 पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्विमिंग की होगी, स्विमिंग तो की होगी आपने, और नहीं भी की हो तो किसी को स्विमिंग करते हुए तो देखा होगा आपने। तो जब स्विमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ वाटर को काटते हुए आगे जाते हैं, मतलब कटिंग करते हैं वाटर की। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आप पानी को क्या करोगे, पीछे की तरफ ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे की तरफ मूव करोगे। वो तो क्या हो गया, आपने जैसे ही पानी को यूं काटा तो वो क्या हो गया, 1 पावर स्ट्रोक। और जैसे ही आप क्या करोगे, हाथ अगर यूं ही वापस ले आते हो तो ये रिकवरी स्ट्रोक नहीं होता है। पावर स्ट्रोक क्या होगा, जैसे आपने आगे की तरफ वाटर को क्या किया, कट किया, ये तो हो गया 1 पावर स्ट्रोक। और फिर क्या करते हो, जैसे ही कट करते हो इसके बाद हाथ को वापस कुछ इस डायरेक्शन में लाते हो ताकि आप पीछे की तरफ मूव ना करो। तो आप क्या करोगे, इस हाथ को वापस पीछे की तरफ से मुड़ा के आगे की तरफ लाते हो, इसको हम क्या कहेंगे, रिकवरी स्ट्रोक। क्यों रिकवरी स्ट्रोक, अगर आप एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते हो, मतलब पावर स्ट्रोक एक डायरेक्शन में आपने दिया, फिर वापस ऐसे ही वापस लाओगे तो आप एक ही जगह रहोगे, ना तो आगे की तरफ मूव करोगे ना पीछे की तरफ, मतलब एक बार आगे जाओगे एक बार पीछे आओगे, एक बार आगे जाओगे एक बार पीछे आओगे। लेकिन रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, एक बार आपने पावर स्ट्रोक दिया, रिकवरी स्ट्रोक में हाथ आप आगे की पीछे से आगे की तरफ लाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। तो स्विमिंग आपने देखी हो तो उसमें एक पावर स्ट्रोक होता है, एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, आगे बढ़ोगे आप, और रिकवरी स्ट्रोक क्या होगा, उस हाथ को वापस मेन डायरेक्शन में लाने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रोविंग मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें टाइप्स की, तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इसको क्या कर लेना, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स भी, मतलब जो टाइप्स है वो मेन बाकी है और फंक्शंस भी हमारे डिस्कस करने बाकी है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यानी 6 पॉइंट आपका वो आ जाएगा आपके टाइप्स के ऊपर। तो जो 6 पॉइंट होगा हमारा वो होगा टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ सिलिया एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। अगर टाइप्स की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जो सिलिया है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है काइनोसिलिया, एक होता है काइनोसिलिया, और दूसरा होता है आपका स्टीरियोसिलिया। दूसरा क्या होता है आपका, स्टीरियोसिलिया। तो एक हो जाएगा आपका काइनोसिलिया, दूसरा हो जाएगा स्टीरियोसिलिया। अब ये ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस भी हमको पता होना चाहिए। काइनोसिलिया भी सिलिया है और स्टीरियोसिलिया भी सिलिया, ये तो हम जानते हैं। ये 2 टाइप है सिलिया के, लेकिन काइनोसिलिया को काइनोसिलिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल, मतलब ये मूव करता है। और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सी जगहों पे ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली हमको एग्जाम्पल याद रखने जो हमको याद रहे। जैसे आपके फेलोपियन ट्यूब हो गया, फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। इसके बाद जो स्टीरियोसिलिया होते हैं, स्टीरियोसिलिया कैसे होते हैं, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब इनके अंदर कोई मूवमेंट होता नहीं है, एक ही जगह ये क्या होते हैं, स्टैटिक रहते हैं सिलिया, लेकिन एक जगह क्या रहेंगे, स्टैटिक, जबकि ये मूवमेंट करते हैं। और जो स्टीरियोसिलिया होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। सारे सेंसरी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये ध्यान रखना है सेंसरी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो हमारे अंदर
आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या फिर हम ईयर का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो ईयर के स्ट्रक्चर में आप देख लो कि मैक्यूला और क्रिस्टलिया के अंदर क्रिस्टा जो पार्ट होता है हमारा, जो बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को ईयर के अंदर, उसमें स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो हम जब आगे बढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे बेस क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद फ्लैजिला की बात करें तो टाइप्स की, तो फ्लैजिला जो होता है वो मेनली एक ही टाइप का होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हम दो टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, एक होता है विप्लेश, एक ही टाइप के दिखते हैं लेकिन कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे विप्लेश की बात करें तो विप्लेश जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, बेस से इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है, जबकि आगे की तरफ बढ़ते हुए ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो बेस जो होगा उसका क्या होगा, वाइडर होगा, और आगे की तरफ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपन इसको यूँ थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो उसको कहेंगे हम विप्लेश। और दूसरा होता है आपका टिंसल, ये ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। टिंसल वाला जो होता है वो किसका एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी, मतलब ये ब्राउन एल्गी का जो जूस स्पोर होता है, जूस स्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी, अपन यूँ लिख सकते हैं जूस स्पोर्स। व्हाट इज जूस स्पोर्स, तो ये भी आएगा आपके, तो हम आगे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे समझाना मुश्किल है क्योंकि टाइम होता नहीं है। जूस स्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी, ये एग्जांपल है जूस स्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी जिसके अंदर टिंसल टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसकी जो साइज होती है, जैसे हमने कहा कि ये बेस में क्या होता है, ब्रॉड होता है और आगे जाके नैरो हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेस और आगे वाला जो पार्ट है मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है, एक समान ही होता है लगभग, मतलब इसके अंदर कोई डिफरेंस आता नहीं है ज़्यादा। और इसके ऊपर सबसे मेन डिफरेंस इसका ये है कि इसको टिंसल इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर कोई ब्रिसल्स नहीं थे, इसलिए ये डिफरेंट होता है उससे। ये क्या हो गए, ब्रिसल्स हो गए। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, जूस स्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी। अगर अपन फंक्शंस की बात करें तो लास्ट जो आपका पॉइंट होगा वो होगा इसके फंक्शंस, मतलब फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम अगर फंक्शंस की बात करें तो मेनली जो सिलिया इनका फंक्शंस क्या होता है, एक तो मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन। दूसरा जो इसके अंदर फंक्शन आ जाएगा, एक तो लोकोमोशन हो गया, कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग फूड, फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करता है। और तीसरा जो इसका फंक्शन होगा ये हो जाएगा सेंसरी, मतलब ये सेंस को भी कलेक्ट करने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टीरियोसिलिया जो होते हैं वो सेंसरी होते हैं। इसके बाद इसके फंक्शन की बात करें जिसका एक ही फंक्शन होता है और वो फंक्शन है लोकोमोशन, वो है लोकोमोशन। तो आपको ये सारे इसके जो डिफरेंस है वो याद रखने हैं, डिफरेंस ही आपको याद रखने हैं। बाकी इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा सिलिया और फ्लैजिला का वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं इसके अंदर जो डिफरेंस है सिलिया और फ्लैजिला के। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी सिलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सेम होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा जो भी लेसन चल रहा है दैट इज़ लेसन नंबर 6 एंड पार्ट 9। इसके अंदर अभी तक 6.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 6.2 में कैसा था कि हमारे पास एक इनइक्वेशन आती थी लाइक x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका यूज़ करके हमको कहा जाता था कि ग्राफिकली इस चीज़ को सॉल्व करो, ग्राफ प्लॉट करके बताओ कि x और y का वैल्यू क्या बनना चाहिए, उसका रीजन जो है, उसका जो सॉल्यूशन है उसका रीजन क्या होना चाहिए। तो हम ग्राफिकली शो करते थे इस चीज़ को। अब क्या होगा, आफ्टर द 6.2 यानी कि 6.3 की बात कर रहे हैं, 6.3 के लिए हमको यहाँ पर दो इक्वेशंस दी जाएगी, दो इक्वेशंस होगी, दो इक्वेशन के साथ साथ दो वेरिएबल, मतलब लास्ट जो पढ़ा था वहाँ पर x प्लस वाई भी नहीं कह सकते थे। जैसे ग्राफिकली हमने सॉल्व तो कर लिया था, पहले क्या था सिर्फ एक ही इक्वेशन थी, अभी क्या होगी दो इक्वेशंस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 12 आपकी बुक का ही। Solve the following system of linear inequalities. Solve following system of linear inequalities
ग्राफिकली। तो ग्राफ प्लॉट करते हुए आपको जो फॉलोइंग इक्वेशंस दी गई विच आर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड द नेक्स्ट इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। आपको कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली, मतलब ग्राफ प्लॉट करते हुए आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या बनना चाहिए और y का वैल्यू क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सबसे पहला आपका काम रहेगा दैट इज इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना, देन सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका रहता है, फर्स्टली इसको लो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड वन इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व किया जाएगा। अगर आप ग्राफ बुक यूज़ कर रहे हैं तो जो ग्राफ पेपर है आपका जहाँ पर ग्राफ प्लॉट है वहाँ पर तो हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे एंड द लाइनिंग पेज वहाँ पर दो इक्वेशंस इस तरीके से बनाओगे, एक साइड फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी साइड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं ग्राफ के लिए, तो तरीका ये कहता है कि आप इस इन इक्वेशन की जगह 5 लिख मतलब इक्वल टू लगा दो, फिर उसकी वैल्यूज फाइंड करो। तो यहाँ पर पहला काम करते हैं, एट x इक्वल टू 0। एक बार ये x 0 लिया तो y का वैल्यू क्या बनेगा? तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास आया y इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया, देयरफॉर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आया पहला आया a 0 5, देयरफॉर axy इज इक्वल टू a 0 5। कहने का मतलब एक पॉइंट को रैंडमली ले लिया मैंने, a कोऑर्डिनेट इज 0 एंड 5। आप a नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0 एंड 5। इसके अकॉर्डिंग दूसरा क्या होता है? एट y इज इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 0 प्लस x इक्वल टू 5। तो नाउ द कोऑर्डिनेट bxy, मतलब b पॉइंट के xy कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5 एंड 0। x पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, देन आता है y कोऑर्डिनेट। इसके बाद बात की जाती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में भी सबसे पहली चीज़ हमको यही करनी रहेगी, वो जो लेस देन या ग्रेटर देन का जो साइन दे रखा होता है वो हटा करके हमको इक्वल टू का साइन लगाना रहेगा। तो लगाते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू -3। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट इज a b पॉइंट यहाँ ले चुके थे तो यहाँ पर c ले लेते हैं हम। देयरफॉर c xy इज इक्वल टू 0 -3। तो एक पॉइंट हमारे पास आया, c पॉइंट आया 0 -3। इस तरीके से एट y इज इक्वल टू 0 पर हम x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। y जब 0 तो x इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा 3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या आएगा? dxy इज इक्वल टू 3 0। आया समझ में? इस तरीके से पॉइंट्स निकालना है। तो इस लाइनिंग के लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास आए, 1 के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं हमारे पास 0 5 एंड द अनदर इज 5 0। 2 के लिए जो आए हैं वो क्या आए हैं? 0 -3 and the another one is 3 0। ओके, तो अब ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब हमारा मेन पर्पस रहेगा इसी के नीचे एक और चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है। ये दो पार्टीशन आप करेंगे उस लाइनिंग पेज के, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उस फर्स्ट इक्वेशन का जहाँ सॉल्यूशन चल रहा है उसमें एक चीज़ और ऐड की जाएगी, हमारा इक्वेशन उसको लिखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसी के नीचे आपको लिखना है, ये जो चीज़ लिखी थी अभी उसी के नीचे ये लिखना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ अब अपन चेक करेंगे कि इसका जो रीजन होगा वो टूवर्ड्स द 0 होगा या फिर
अवे फ्रॉम ज़ीरो होगा। हम देखते हैं ना, मान लेते हैं कि हमारी ये लाइन प्लॉट हुई है, तो इसका जो रीजन है, लाइन तो हमने प्लॉट कर दी, सिंस यहाँ पर लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो इसके अंदर आ रही है या फिर बाहर की तरफ आ रही है। ये होता है फर्स्ट रीजन, ये होता है सेकेंड रीजन। फर्स्ट रीजन जो कहते हैं हम टूवर्ड्स द ज़ीरो कहते हैं, टूवर्ड्स द ज़ीरो, या फिर शून्य की और सेकेंड रीजन को कहते हैं हम अवे फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से अवे, ज़ीरो से दूर की तरफ। तो वो कब होगा, कब फर्स्ट रीजन इसका आंसर होगा, कब सेकेंड रीजन होगा, वो यहाँ से डिसाइड होता है। नाउ पुट 0 0, अब 0 0 का मतलब क्या है, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई। नाउ पुट 0 0 इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन के अंदर हम 0 0 पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको चेक करना है कि फर्स्ट रीजन इसका आंसर है सेकेंड रीजन। तो हम देखेंगे यहाँ पर 0 + 0 0 ही होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ 0 5 से सच में बड़ा होता है, छोटा ही होता है, 0 इज लेस देन दैट, मतलब दिस सिचुएशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज फॉल्स। यह जो कथन है वो असत्य है। देयरफॉर सेकेंड रीजन वुड बी इट्स सॉल्यूशन। पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड रीजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सेकेंड रीजन मीन्स अवे फ्रॉम ज़ीरो। ओके, और जाहिर से बात है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो मतलब इससे बड़ी वाली वैल्यूज कंसीडर की जाती है, लेस देन आता है तो इससे छोटी वाली वैल्यूज यानी कि फर्स्ट रीजन कंसीडर किया जाता है। तो दिस रीजन वुड बी इट्स सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा ओनली इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन आया है अवे फ्रॉम ज़ीरो। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन को जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर जब आप पुट करोगे x माइनस वाई, क्या था इक्वेशन वॉज x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नाउ पुट 0 0 इन द इन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 0 इज यहाँ 0 यहाँ 0, तो एट द एंड आया 0 इज लेस देन 3। तो 0 जो होता है वो 3 से छोटा ही होता है। द सिचुएशन इज ट्रू। तो इसका जो रीजन बनेगा वो बनेगा टूवर्ड्स द ज़ीरो। ठीक है, सिंस कंडीशन इज ट्रू, आपको सिर्फ लेस देन और ग्रेटर का ही चेक करना है। अगर यहाँ इक्वल टू है तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना, जैसे 0 इज इक्वल टू 3। तो हम जानते हैं कि कभी भी 0 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन लेस देन और ग्रेटर का तो हम चेक कर ही सकते हैं। सिंस कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर फर्स्ट रीजन यानी कि टूवर्ड्स द ज़ीरो वुड बी इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, 0 की और इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइन ऐसे है तो ये रीजन रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं। ये अवे फ्रॉम 0 है और ये वाला टूवर्ड्स द 0 है। इक्वेशन 1 है अवे फ्रॉम 0, ग्रेटर है, जाहिर सी बात है। तो प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स हमारे पास है। फर्स्ट के लिए हमारे पास कंडीशन आई थी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड इसके लिए आया था 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। लास्ट जो कंडीशन आई थी, नहीं सॉरी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5
और 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे देख लो। पहले कोऑर्डिनेट्स चेक करो, 0 5, ओके 5 रेंज तक हमने को चाहिएगा, नेगेटिव में भी है, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव भी चाहिए हमको। तो ओरिजिन एक्स तो चाहिए 1 2 3 4 5, हाईएस्ट 5 तक जा रहा है, तो इतना भी अगर आप बनाते हो तो इनफ है, ज़्यादा बनाते हो उसमें भी कोई इशू नहीं है वैसे। 5 ओके, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर लेना, यहाँ पर लिया है -1 -2 -3 -4, दैट्स इट। आगे इतना नीड नहीं है। अब पॉइंट्स लेते हैं इक्वेशन 1 के लिए। 0 5, एक्स पे 0 और इस पे 5, वाई कोऑर्डिनेट पे 5। तो सेकेंड वन इज 5 0 होना चाहिए, 5 0, एक्स पर 5 और वाई जो हाइट है वो 0, ठीक है। तो अब ये पॉइंट बन गया, हम दोनों को मिला देंगे, ठीक है। स्केल से मिलाना तो सही स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनी यहाँ पर। ये पॉइंट जो है ये है 5 0, इसको हमने जो भी कहा ए बी वो पॉइंट्स आप लगा लेना। एंड ये हो गया 0 5 एंड ये हो गया आपका इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 को डिनोट कर रहा है। इक्वेशन 1 जो भी है आपकी x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वो वाली इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन 1 के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 की ये लाइन है। सेकंड आता है 0 3 एंड 3 0, तो 0 पे 3 0 3 एंड 3 0। वैसे इसके सॉल्यूशंस और भी पॉसिबल रहते हैं, बट ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम सिर्फ एक सेगमेंट लेके चलते तो 0 3 या 3 0 ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सॉरी, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ नहीं होगा, वो पॉइंट डिफरेंट है, दैट इज 0 -3 नॉट 0 3। 3 0 हमने प्लॉट कर दिया है, सेकेंड पॉइंट 3 देन हाइट इज 0, देन वो है 0 पे -3, 0 पे -3, ये पॉइंट्स हो गया। इन दोनों को मिलाते हैं तो लाइंस का कैसा होता है कि लाइंस जो होते हैं किसी फिक्स पॉइंट तक फिक्स नहीं रहता है, लाइन इट्स लाइक जो इनफाइनाइट तक जाती है, पर सारा मेजरमेंट हम नहीं ले सकते, तो ग्राफ के अंदर अंदर की कुछ वैल्यूज़ हम लोग ले लेते हैं। तब यहाँ पे 0 -3, तो जाहिर सी बात है ये आगे भी होगा, तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। तो जब हम पहले करते थे लाइंस, जिस 2 लाइन होती थी लीनियर इक्वेशंस, तो ये 2 लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती थी वो वाला हमारा फाइनल आंसर होता था x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या, सिंस ग्रेटर और लेस देन है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पूरा रेंज आएगा, रीजन आएगा, क्षेत्र आएगा, जिसके अंदर की सारी वैल्यूज़ गिवन सिस्टम, गिवन जो निकाय है उसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये लाइन आ गई हमारी इक्वेशन 2 की। दिस इज इक्वेशन 2 का लाइन विच इज़ योर x - y लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं हम, क्योंकि लाइन है, लाइन तो इनफाइनाइट तक जाती है, तो ये यहाँ पर कहीं कट किया है इसने इसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमको रीजन चेक करना है, नॉट द पॉइंट कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमको रीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब पहली चीज़ हमने देख ली थी कि इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास आ रहा था 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू विच इज़ अ फॉल्स कंडीशन, यानी कि अबव फ्रॉम 0 आएगा, यानी कि सेकंड रीजन आएगा, नहीं भी समझ में आता तो 0 से दूर की तरफ लेके जाते हैं। 0 इज ग्रेटर देन 5 इक्वेशन 1 के लिए, तो इसका जो रीजन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, अबव फ्रॉम 0 ऐसा लिखवा है ना मैंने, सेकंड रीजन, इसका रीजन ऐसा होगा यहाँ से बाहर की तरफ। इट कुड बी ये पूरा रेंज जितना भी इसके बाहर का है वो सारा का सारा इसमें कवर हो गया है। ठीक है, तो हम फिलहाल इसी रेंज में लेते हैं। ठीक है, इसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, मैंने एक पर्टिकुलर रेंज में ले लिया है। द सेकेंड वन इक्वेशन 2, इसके अंदर क्या है, ये तो अबव फ्रॉम द रीजन,
और यहाँ पर क्या केस बन रहा है, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, तो टूवर्ड्स द 0 ये बनेगा, तो इसका रीजन बनेगा ये कुछ ऐसा, टूवर्ड्स द 0। इसके लिए ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, तो सेकंड रीजन इज द, और इसके लिए ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन, और इसका आंसर आता है फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन तो पूरी लाइन जो है सबके लिए फर्स्ट रीजन आएगा। तो अब जब इसको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों के अपने अपने रीजन्स है, कहीं कोई ऐसा रीजन है जो दोनों में ही आ रहा है, इस इक्वेशन में भी आ रहा है और इस इक्वेशन में भी आ रहा है। तो जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये लाइन का जो देखते हैं, इस लाइन के इस तरफ यहाँ पर सेकंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये वाली इक्वेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसको जब हम देखते हैं तब ये तो रीजन चलता जा रहा है। तो हम अगर देखें ये रीजन और इसका ये वाला रीजन, ये दोनों ही यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, ये पूरा आ रहा है यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये वाला जो रीजन होगा, ये ऊपर की तरफ जो बन रहा है, चाहे तो आप और एक्सटेंड कर सकते हो एक सिमेट्री बनाने के लिए कि ये 5 से 5, तो ये जो पूरा रीजन है ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन रीजन रहेगा। आप चाहे तो इसको नेमिंग दे सकते हो MNP। तो MNP इज द आवर सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो आपको काम बस इतना सा करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जो इक्वेशन 1 में भी कवर हो रहा है और इक्वेशन 2 में भी कवर, और इनकेस अगर कवर नहीं हो रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इट हैज़ नो सॉल्यूशन, डायरेक्टली हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस का कॉमन एरिया है, दैट्स वाई हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। ये जो रीजन है पर्टिकुलर MNP इज द सॉल्यूशन रीजन, is the solution of given system। दिए गए निकाय का जो सॉल्यूशन है, हल जो है वो MNP है, रीजन MNP। इसको हम डबल शेडेड रीजन भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन टू द अबव टू शेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम। सॉल्यूशन रीजन क्योंकि आपको ग्राफिकली पूछा था, इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। यही पैटर्न रहेगा, दोनों लाइंस को प्लॉट करना है, सबका अपना अपना रीजन देखना है और फिर चेक करना है कि कोई रीजन दोनों में कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो जो भी रीजन कॉमन आ रहा होगा, जो भी क्षेत्र कॉमन आ रहा होगा, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है? टिल देन आगे के जो क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो सब्सक्राइबर बटन है अपना वो भी आप प्रेस करेंगे। और इसमें अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन ask me. Thank you.